नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम WCS फर्स्ट ईयर ITI स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए थे। उस सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है। उस सीरीज़ का पार्ट 2 ये हम करने जा रहे हैं। बिना किसी देरी के पहला सवाल आपके सामने है, विच वन इज़ नॉन मेटल, यानी कि इनमें से अधातु कौन सी है। तो ये जो आप अपने सामने फ़ोटो देख रहे हैं ये है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बावजूद भी ये क्या करता है, कंडक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को, यानी कि अच्छा कंडक्टर है हीट का और कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का भी, नॉन मेटल होने के बावजूद भी। ठीक है, ये आपने जो मशीन्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल DC मोटर या फिर DC जनरेटर में देखें अगर, तो इनमें आपने देखे होंगे कार्बन ब्रशेस यूज़ होते हैं। ठीक है, जो कि रोटेटिंग पार्ट में सप्लाई देने के काम आते हैं। अभी फर्स्ट ईयर वालों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन DC मोटर और DC जनरेटर में कार्बन ब्रशेस यूज़ होते हैं। तो ये जो ग्रेफाइट है ना, ये कार्बन का ही एक हिस्सा है, यानी कि एक क्रिस्टलीन फॉर्म है। ग्रेफाइट कार्बन की ही एक फॉर्म है, यानी कि कार्बन का ही एक रूप है ग्रेफाइट। ठीक है, इसको नॉन मेटल कहा जाता है ग्रेफाइट को, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हीट को भी कंडक्ट करता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अधातु यानी कि नॉन मेटल कौन सा है, ग्रेफाइट। मरकरी मेटल है, ब्रास यानी पीतल भी मेटल है, और आयरन तो मेटल है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल कंटेन्स आयरन एज मेजर कंटेंट। तो इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। ठीक है, जिन भी धातुओं में लोहा होगा उनमें क्या होगा, रस्टिंग मिलेगी देखने को। रस्टिंग यानी कि जंग लगना, जंग लगना। तो रस्टिंग कब होती है, जब एक धातु जिसमें फेरस यानी कि जिसमें आयरन कंटेंट हो, आयरन कंटेंट वाली धातु जब एयर के कांटेक्ट में आती है और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो उसमें जंग लगना निश्चित है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा। ठीक है, तो जिनमें लोहे की मात्रा होती है उन धातुओं को हम कहते हैं फेरस मेटल, यानी कि लौह धातु। कौन सी धातु, लौह धातु। इनमें जंग लगने की शिकायत होती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है फेरस मेटल्स का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच डू नॉट कंटेन आयरन। उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है। अब इन धातुओं में जिनमें लोहा है ही नहीं, तो इनमें जंग जो होता है ना, यानी कि जो रस्ट होता है वो भी नहीं होता है। ना तो इनमें लोहे का कुछ कंटेंट है, ना ही इनमें इसीलिए रस्टिंग है। तो ये इनका बेनिफिट है। जिनमें लोहा नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं नॉन, एक सेकेंड, नॉन इंसुलेटिंग नहीं, इनको बोलते हैं नॉन फेरस मेटल्स, यानी कि अलोह धातु। अलोह धातु, ये देखिए इनके एग्जांपल्स हैं, कोबाल्ट, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। इनमें डू नॉट रस्ट ऑन बीइंग एक्सपोज टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, यानी कि जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में और मॉइस्चर यानी कि नमी के कांटेक्ट में आते हैं तो इनमें जंग लगने की शिकायत हमें नहीं मिलती है। किन में, नॉन फेरस मेटल्स में। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो देखो डक्टिलिटी जो है ना, इसमें ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है किसी धातु की। ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब एक बार देख लेते हैं। मान लिया कोई हमारे पास धातु है, यानी कि मान लिया कॉपर है हमारे पास। कॉपर के हम लंबे लंबे तार खींच सकते हैं या फिर बना सकते हैं, और कॉपर के तार जो है आसानी से टूटेंगे भी नहीं, यानी कि ऐसा भी नहीं कि हमने तार बनाया और वो आसानी से टूट गया। तो जिनके अंदर, जिन धातुओं के अंदर हमें ये गुण मिल जाता है कि हम उससे तार बना सकते हैं, उन धातुओं को बोलते हैं हम डक्टाइल, यानी कि वो धातुएं डक्टाइल हैं, यानी कि तन्यता है उनके पास में। डक्टाइल को हिंदी में बोलते हैं तन्यता। एल्युमिनियम के पास भी तन्यता होती है, क्योंकि एल्युमिनियम की भी तार हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टाइल या डक्टिलिटी।
और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। विच इज ब्रिटल मेटल। तो भंगुर धातु क्या होती है? भंगुर को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। देखो, जब किसी धातु को मान लिया तुमने गिरा दिया और उसमें ऐसी चटक आ गई या फिर वो टूट गया, तो उस धातु को हम बोलेंगे कि ये धातु तो ब्रिटल है जी, यानी कि भंगुर है। ठीक है, इसका एक उदाहरण है कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन इसका एक उदाहरण है। कास्ट आयरन भंगुर होता है, यानी कि इसमें थोड़ा कह सकते हैं लचीलापन नहीं होता, ये तिड़क जाता है या टूट जाता है। अगर इस पर ज़्यादा स्ट्रेस लगती है या ऊपर से गिरता है तो ये टूट जाता है। इसको बोलते हैं ब्रिटल मेटल। ठीक है, ब्रिटल मेटल। अगला क्वेश्चन, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इनटू ए कटिंग टूल। यानी कि धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। देखो, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? मान लिया तुम्हारे पास में एक रबड़ बैंड है, तुमने इसको यहाँ से पकड़ के खींचा और इधर से पकड़ के खींचा, तो जब तक तुम इसको खींच रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो ये डिफॉर्म हो जाएगी, यानी कि लंबी हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे ही तुम इसको दोनों साइड से छोड़ दोगे या एक साइड से भी छोड़ दोगे तो वापस अपनी शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है। जब तक फोर्स लगा रहे हो उसकी तरफ तब तक वो डिफॉर्म होगी, यानी कि उसकी शेप चेंज होगी। जब तक फोर्स लगाए तब तक शेप चेंज, फोर्स हटते ही उसकी शेप वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। इसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो कह रहा है जब हम किसी कटिंग टूल में किसी मेटल को काटने की कोशिश करते हैं तो वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्यों नहीं करता है? क्योंकि भाई वो हार्ड होता है, उसके अंदर हार्डनेस यानी कठोरता होती है। ठीक है, जैसे एक लोहे का टुकड़ा है, वो इलास्टिक थोड़ी है जो वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन दिखाएगा। तो लोहे के अंदर तो हार्डनेस है ना, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन इसीलिए नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर हार्डनेस का गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनेबल्स टू फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर। यानी कि धातु का कौन सा गुण फॉर्मेशन के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होता है? अब ये है परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये इलास्टिक नहीं है। परमानेंट डिफॉर्मेशन माने क्या होता है? मान लिया किसी चीज़ को तुमने, एक तुम्हारे पास एक डंडा है, तुमने इसको ऐसे मोड़ दिया, लोहे का डंडा है, उसको तुमने ऐसे मोड़ दिया तो वो परमानेंटली अब मुड़ा ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, हमने लोड यानी कि फोर्स ऊपर से लगाया नीचे की तरफ। ठीक है, डिफॉर्मेशन हुआ, जिस हिसाब से हमने लोड लगाया उस हिसाब से ये देखो ना, शेप इसकी चेंज हो गई। लेकिन जैसे हमने लोड हटा दिया तब भी इसकी शेप चेंज ही रहेगी परमानेंटली। इसको बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो कह रहा है कि ये चीज़ कहाँ मिलती है हमें देखने के लिए, ये चीज़ किस किस गुण को कहा जाता है? ये है प्लास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी तो हमने पढ़ा था, इलास्टिसिटी तो रबड़ वाला केस है, खींचा जब तक हमने उसको तब तक वो चेंज हो जाएगी, जैसे ही छोड़ दिया वो वापस अपनी शेप में आ जाएगी। लेकिन परमानेंट डिफॉर्मेशन तो प्लास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, परमानेंट शेप चेंज हो गई किसी चीज़ की तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी हमने देख लिया अभी, किसी धातु से तार खींचना डक्टिलिटी। और ब्रिटलनेस भंगुरता, यानी कि किसी चीज़ को ऊपर से गिरा दिया तो वो टूट गया। जैसे कास्ट आयरन का भी हमने देखा था ना, ब्रिटलनेस कहाँ मिली थी हमें? कास्ट आयरन में। तो इस हिसाब से क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है ना, उस हिसाब से प्लास्टिसिटी वो गुण है जिसकी वजह से किसी चीज़ पे फोर्स लगाया तो उसकी शेप परमानेंटली चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैम्प एज फिलामेंट। यानी कि तुमने देखा होगा इलेक्ट्रिक लैम्प जो होता है ना, उसके अंदर ये फिलामेंट होता है, ऐसे ऐसे जो घूम रखा होता है ना, यहाँ पे देखो, ये जो जल रहा होता है, यानी कि ये जो प्रकाश प्रदान कर रहा होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये बनता है हाई रेजिस्टिविटी वाले पदार्थ का, जैसे कि टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है क्योंकि टंगस्टन की जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा मतलब कि रेजिस्टेंस ज़्यादा। किसी चीज़ में से अगर करंट जाएगा, फ्लो करेगा और उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हीट डेवलप होगी, और हीट अगर ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, एक पॉइंट से ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, तो वो प्रकाश भी प्रदान करने लगेगा।
यही होता है टंगस्टन वाले फिलामेंट वाले लैंप में, जिसको हम इनकैंडेसेंट लैंप भी बोलते हैं। तो ये जो फिलामेंट लैंप है, इसका लैंप किसका बना होता है? टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मेटल्स कंटेन्ड इन ब्रास अलॉय? ब्रास मतलब होता है पीतल। ठीक है, ब्रास मतलब क्या होता है? पीतल। आपने देखे होंगे आपके घर में पहले के लोग जो है ना, वो पीतल के बर्तन ज़्यादा यूज़ करते थे। आजकल तो कम हो गया है, लेकिन आजकल भी पीतल के बर्तन होते हैं वैसे, लेकिन कम होते हैं। तो पीतल के अंदर क्या होता है? एक तो कॉपर होता है और एक इसके अंदर जिंक होता है। ठीक है, कॉपर लगभग इसमें 60% और जिंक इसमें लगभग 40% होता है। ठीक है, ये लिखा है हमने ब्रास का। एक होता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मेडल जैसे तुमने देखा हो, है ना, ओलंपिक्स में जैसे मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, तो उसमें क्या होता है? कॉपर होता है उसमें, और उसमें टिन होता है, जिंक नहीं होता, टिन होता है। तो कॉपर प्लस टिन अगर हो तो ब्रॉन्ज, कॉपर और जिंक हो अगर तो ब्रास। हमसे क्या पूछा है? ब्रास पूछा है ना। तो ब्रास मतलब कि पीतल में क्या क्या है? कॉपर और जिंक। तो ऑप्शन नंबर सी, कॉपर और जिंक। क्वेश्चन नंबर 10, विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड? इनमें से कौन से ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं की जा सकती? कास्ट आयरन को हम क्या बोलते हैं? ढलवा लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढलवा लोहा, ये ध्यान रखना। तो जो वाइट कास्ट आयरन होता है उसकी वेल्डिंग नहीं की जा सकती, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। इसके यूटेंसिल्स ज़रूर बनाए जाते हैं लेकिन वेल्डिंग नहीं की जाती, क्योंकि ये भंगुर होता है। हमने देखा था ना, भंगुर होता है। भंगुर यानी कि इसको हम बोलते हैं ब्रिटल, ब्रिटलनेस, यानी कि ये टूट जाता है, इसके अंदर दरार आ जाती है, तो इसलिए वेल्डिंग हम नहीं करते हैं। और ये ब्रिटल क्यों होता है? क्योंकि इसमें डक्टिलिटी नहीं है। डक्टिलिटी बताया था ना, तार खींचना, तार खींचने को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। तो इसके तार नहीं खींचे जा सकते, ऊपर से ये ब्रिटल है वाइट कास्ट आयरन, इसीलिए इसको हम वेल्ड नहीं करते हैं, वेल्डिंग हम इस पे नहीं करते हैं। अगला सवाल, विच मेटल कैन नॉट बी फोर्ज्ड? अब फोर्जिंग क्या होता है ये देखो। फोर्जिंग मतलब कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उसको ठोक पीट रहे हैं गरम करके, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये आपने देखा भी होगा अगर आपके पास इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह है तो, कहीं कहीं ये आपने देखा होगा। कहीं कहीं मशीन्स द्वारा ठोका पीटी की जाती है, कहीं कहीं हथौड़े वगैरह के द्वारा ठोका पीटी की जाती है। तो फोर्जिंग किस मेटल के साथ हम नहीं करते? कास्ट आयरन के बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये क्या होता है? ब्रिटल होता है, यानी कि भंगुर होता है। भंगुर होने के कारण अगर इसके ऊपर हम ऐसे ठोका पीटी करेंगे तो ये तो तिड़क जाएगा, सारा बिखर जाएगा टूट के। तो इसीलिए फोर्जिंग नहीं की जाती ढलवे लोहे के साथ में। ऑप्शन नंबर डी। विच मेटल इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट्स? तो देखो, ये जो है ना, कास्ट आयरन ही है, लेकिन कास्ट आयरन में हमने ग्रेफाइट मिला दिया है। क्या मिला दिया है? ग्रेफाइट। इसीलिए इसका ग्रे कलर हमें दिख रहा है फोटो में। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन जो होता है उसमें क्या होता है? डक्टिलिटी बढ़ जाती है इसकी। ठीक है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, और ये मैकेनिकल फोर्स को झेल सकता है। अब पहले जो दिक्कत हो रही थी वो अब हमने काफ़ी हद तक रिमूव कर दी है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने बताया ग्रेफाइट इसमें मिलाया गया है। तो अब इसके अंदर जो पुरानी दिक्कतें थी, जो ब्रिटलनेस थी, वो हमने काफ़ी हद तक उसको रिमूव कर दिया। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं मैकेनिकल कास्टिंग बनाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल टरबाइन हाउसिंग के लिए, यानी कि जो टरबाइन होती है ना, जिससे जो घूमती है और हमारे जनरेटर को घुमाती है और बिजली बनती है, उसका जो हाउस बनता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मशीन जो होती है जैसे कि डीसी मोटर हो गई, उसका जो योक होता है, यानी कि जो उसका आउटर पार्ट होता है, बाहरी जो हिस्सा होता है ना मोटर का, जो आपको दिखता है जिसे आप छू सकते हो, वो बनता है ग्रे कास्ट आयरन का। गियर्स भी बन सकते हैं इससे, इंजन में जो गियर्स होते हैं, हाइड्रोलिक पार्ट्स भी बन सकते हैं इससे। ठीक है, तो ग्रे कास्ट आयरन यूज़ किया जाता है
मशीनरी के पार्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। विच फर्नास इज यूज टू गेट पिग आयरन फ्रॉम आयरन ओर। तो देखो ज़मीन में हमें ओर्स मिलते हैं, ठीक है, उसको हम रिफाइन कर करके धातु निकालते हैं, ठीक है, उसमें प्रोसेस होते हैं बहुत सारे। तो जो आयरन है वो किससे निकाला जाता है? आयरन के ओर से, ठीक है। अब ये आयरन ओर को हमें एक प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, तब जाके हमें आयरन मिलेगा। तो ये कह रहा है कि कौन से फर्नास यानी कि कौन सी भट्टी का आप यूज़ करते हैं आयरन ओर से आयरन निकालने के लिए। तो इसका आंसर होगा ब्लास्ट फर्नास, ठीक है, ब्लास्ट फर्नास। ऐसी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ऐसी आपने कंस्ट्रक्शन देखी होंगी, बिल्डिंग्स देखी होंगी, ये जो है ये ब्लास्ट फर्नास है, और ये छोटा ब्लास्ट फर्नास है, इससे भी काफ़ी बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नास होते हैं। तो ब्लास्ट फर्नास का यूज़ करते हैं आयरन ओर से आयरन को निकालने के लिए। जैसे कि ये है आपके सामने एक और है बॉक्साइट, जिसे हम बोलते हैं बॉक्साइट। ये बॉक्साइट देखो अर्थ से ऐसा निकलता है, इसको हम रिफाइन करके फिर एल्यूमिनियम निकालते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि एल्यूमिनियम का और कौन सा होता है? एल्यूमिनियम का और होता है बी ऑप्शन बॉक्साइट। क्या होता है? बी ऑप्शन बॉक्साइट। ये देखो देखने में वैसे कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। ज़मीन के अंदर से हमें ऐसे ओर्स प्राप्त होते हैं। अगला सवाल, विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्विचेस। स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखो चाहे ये वाला स्विच हो या आपके जो घर में स्विच बोर्ड है ना, उसमें जो स्विच लगे हुए हैं या जो सॉकेट लगा हुआ है, उनकी जो बॉडी है ये बनी होती है इंसुलेटिंग मटेरियल की, इंसुलेटिंग मटेरियल की। और इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं हम? बेकेलाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेकेलाइट का बना होता है स्विच या सॉकेट भी। क्यों? क्योंकि ये अच्छी इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, इसके पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, तो हमारे काम के लिए ये बहुत अच्छा है बेकेलाइट। और जो बाकी कॉन्टैक्ट्स होते हैं स्विच के, जहाँ पे हम तार जोड़ते हैं, वो बने होते हैं पीतल के, यानी कि ब्रास के। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रास का यूज़ करने से स्पार्किंग कम होती है कॉन्टैक्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the property of an insulation that should break down or puncture on application of high voltage? देखो जैसे ये इंसुलेशन है ना, किसी वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होती है जो कि उसे केबल बना देती है, यानी बिना इंसुलेशन वाला जो तार है उसको बोलते हैं वायर, ठीक है, और इंसुलेशन के बाद में वो बन जाता है केबल। तो ये जो इंसुलेशन है ना, ये इंसुलेशन की जाती है किस हिसाब से? वोल्टेज के हिसाब से। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कंडक्टर का, वो होता है करंट के हिसाब से कि कितना करंट उसमें से जाएगा। इसीलिए 5 एम्पियर के लिए जो तार यूज़ किया जाता है वो 1 mm² लगभग, ठीक है। और जो 16 एम्पियर के लिए तार यूज़ किया जाता है वो 1.5 mm² का कॉपर का यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा मोटा यूज़ करते हैं क्योंकि 16 एम्पियर बहेगा ना, तो जितना ज़्यादा करंट बहेगा उतना ज़्यादा मोटा तार हम यूज़ करते हैं। और जितनी ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई होगी उतनी इंसुलेशन हमें अच्छी करनी पड़ेगी। तो वो कह रहा है प्रतिरोध का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूटना चाहिए, पंचर होना चाहिए। अगर हम मान लिया ये 240 वोल्ट के लिए बना था, ठीक है, हमने इस पे 11,000 वोल्ट अप्लाई कर दी, तो ये इंसुलेशन जो है फेल हो जाएगी, यानी कि ये जल जाएगी इंसुलेशन। तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं? जितना ये झेल सकता है, यानी जितनी वोल्टेज ये झेल सकता है, उस गुण को हम क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमेशा इंसुलेशन वाले मटेरियल की होती है, ठीक है। इसकी कोई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम नहीं नापते, इंसुलेशन जो प्रोवाइड करते हैं उनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम नापते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेकेलाइट है, ठीक है, जैसे कि ये पीवीसी इंसुलेशन है, तो इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो ज़्यादा वोल्टेज को झेल सकेगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम है तो वो कम वोल्टेज को झेल सकेगी, ठीक है। तो केबल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के हिसाब से, केबल की जो इंसुलेशन है उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के हिसाब से वोल्टेज अप्लाई की जा सकती है, ओके।
अगला सवाल, विच अलॉय स्टील इज यूजिंग फॉर मेकिंग प्रेसियस इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कीमती उपकरण बनाने के लिए कौन सी स्टील यूज़ की जा सकती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है इनवार स्टील, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इनवार स्टील। ये इनवार स्टील एक स्टील का ही टाइप है। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। कोरोजन जो होता है ना, कोरोजन कोरोजन जो होता है वो इसमें नहीं होता है या बिल्कुल ही मामूली होता है। तो कोरोजन से बचती है, यानी कि जंग नहीं लगता इसमें। और इसके अंदर जो कॉस्ट है इसकी वो भी कम होती है एज़ कंपेयर टू किससे, स्टेनलेस स्टील से। स्टेनलेस स्टील से इसकी स्टील कम होती है अगर इसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाए। तो जो हमारी एरोस्पेस वाली इंडस्ट्री है, यानी कि जो हवाई जहाज़ वगैरह बनाती हैं, वो इसीलिए इनवार स्टील को प्रेफर करती हैं। एक तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कोरोजन से बचाव अच्छा है, कॉस्ट भी कम पड़ती है उनको। और एक और इसमें फ़ायदा है कि थर्मल एक्सपेंशन जो है, थर्मल एक्सपेंशन यानी कि हीट जब इस पे अप्लाई की जाती है तो ये एक्सपैंड यानी कि फैलती नहीं है ज़्यादा, तो बहुत कम एक्सपेंशन इसमें होता है। ये थर्मल एक्सपेंशन कम होने का मतलब यही है, हीट अप्लाई करने पे ये एक्सपैंड कम होती है। तो इनवार स्टील का हम यूज़ करते हैं प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, यानी कीमती इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टील इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फाइल्स एंड कोल्ड चीजल। ठीक है, फाइल्स आपने देखी होंगी, रेती जो होती है, और जो छेनी होती है, कोल्ड छेनी, उनको बनाने के लिए कौन सी स्टील यूज़ की जाती है। हाई कार्बन स्टील यूज़ की जाती है। कौन सी, हाई कार्बन स्टील यूज़ की जाती है, क्योंकि इसमें हार्डनेस ज़्यादा मिलती है हमें। और रेती और छेनी हमें हार्ड ही चाहिए। भाई हम किसी चीज़ को घिस रहे हैं, किसी धातु को, तो पता चला हमारी रेती घिस गई, सॉफ्ट मटेरियल की बनाई है तो हमें तो रेती ऐसी चाहिए जो हार्ड से हार्ड हो, ताकि खुद ना घिसे, उस धातु को घिस दे जिसे हम घिसना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हाई कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं। अब लो कार्बन स्टील में क्या होता है, कार्बन कंटेंट कितना होता है, 0.15, ठीक है, परसेंट में 0.15%। माइल्ड स्टील में आधे से 0.3% तक। मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से 0.5% तक। और ये जो हाई कार्बन स्टील है इसमें 1% तक क्या होता है, कार्बन हो सकता है। लेकिन इसकी जो वेल्डेबिलिटी है, वेल्डिंग जो है इसकी इतने अच्छे से नहीं हो सकती, वो पुअर है। तो ये एक नुकसान भी है कि भाई वेल्डिंग नहीं हो पाएगी इसकी अच्छे से। तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होता है, 1% तक, ठीक है। अगला सवाल, व्हाट इज टर्म्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। यानी कि देखो, सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कुछ ना कुछ पदार्थ की मात्रा तो होती है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा किसी चीज़ में कितनी है उसको हम बोलते हैं मास, यानी कि द्रव्यमान। यानी कि ये सेब है, इसका मास होगा कुछ, ठीक है। अब वो बात अलग है कि वेट इसका अलग होगा, मास अलग होगा। मास पृथ्वी में या पृथ्वी से बाहर कहीं भी ब्रह्मांड में आप चले जाओ, मास सेम रहता है। यानी कि अगर वो x kg है तो वो x kg ही रहेगा, ठीक है, x kg रहेगा हमेशा। कहीं भी चले जाओ, चांद पे चले जाओ, पृथ्वी पे चले जाओ, अमेरिका चले जाओ। लेकिन वेट जो होता है W से डिनोट किया जाता है। ये बेसिकली एक फोर्स है जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए। अगर आप भी खुद को देखो तो आप भी पृथ्वी की तरफ खींचे जा रहे हो, है ना, तभी तो आप इतना ऊपर नहीं उछल पाते, है ना, उछलते हो वापस नीचे आ जाते हो। तो ये फोर्स ही तो है, इसी को बोलते हैं वेट। और वेट इक्वल्स टू होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। ग्रेविटी के द्वारा किसी भी चीज़ पे एक्सेलरेशन लगती है, यानी कि नीचे की तरफ उसे खींचा जाता है, उसी को यहाँ पे जी से दिखाया गया है। तो जब मास की गुणा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से की जाती है तो वेट बन जाता है। क्या बन जाता है, वेट बन जाता है। तो वेट हमेशा चेंज होता रहता है। वेट क्या करता है, चेंज होता रहता है। अगर आप चांद पे जाएंगे तो वेट बहुत कम हो जाएगा आपका, ठीक है, उधर बहुत ग्रेविटी जो है वो कम है।
और अगर आप पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पे भी जाएंगे तो उधर हो सकता है एक हिस्से में आपका वेट ज़्यादा हो, दूसरे हिस्से में आपका वेट थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रही है आपके ऊपर वो चेंज होती है। ठीक है, तो वेट जो है वो चेंज होता रहता है और मास सेम रहता है। ठीक है, किसी वस्तु में कितने पदार्थ की मात्रा है उसको बोलते हैं मास। ऑप्शन नंबर सी। What is the force with which a body is attracted by earth towards its center? वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पदार्थ के केंद्र की ओर आकर्षित होती है? अभी हमने बताया कि एक्सेलरेशन होती है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये एक्सेलरेशन जब ग्रेविटी की वजह से होती है तो हम उसको बोलते हैं वेट। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा वेट बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो वेट आया ये वही फोर्स है जिसके साथ कोई बॉडी अर्थ के तरफ खींची जा रही है। जैसे कि एक सेब नीचे गिर रहा है, अर्थ की तरफ खींच रहा है, तो इस जो फोर्स है ये कुल, उस फोर्स को बोलते हैं वेट। ठीक है, तो वेट बेसिकली एक फोर्स है। वेट की यूनिट होती है न्यूटन और मास की यूनिट होती है केजी। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस सीरीज़ के जल्दी ही एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।